नमस्कार। आज हम करेंगे प्रक्षेप के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। तो सबसे पहला परिणाम अपन करें किसी समय टी पर वेग हम लोग देखेंगे। देखिए तो किसी समय टी पर प्रक्षेप का जो वेग है वो क्या होगा। देखिए माना कि ये वो तो प्रक्षेप बिंदु है और यहाँ से कण को प्रक्षेपित किया जाता है इस u वेग से। ठीक है, तो u वेग से प्रक्षेपित किया तो ये जो प्रक्षेप वेग है ये u जो कि स्पर्श रेखा की दिशा में होता है वैसा वेग। और मान लिया कि टी समय पश्चात जो कण है यहाँ इस बिंदु P पर पहुंच जाता है जिसका कोऑर्डिनेट xy है और इस बिंदु P पर जो वेग है ये सपोज v है। तो इस वेग v को हमें ज्ञात करना है। अब तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने मान लिया सपोज ये आपके पास में xy है। अब हम देखेंगे P के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। तो मान लिया कि जो वेग v है इस क्षैतिज से कोण बनाता है थीटा। ठीक है, तो देखिएगा माना कि वो तो आपका प्रक्षेप बिंदु भी माना वो प्रक्षेप बिंदु u प्रक्षेप वेग तथा अल्फा प्रक्षेप कोण है तथा अल्फा प्रक्षेप कोण है। ठीक है, अल्फा ये वाला ये प्रक्षेप कोण हो गया आपके पास में अल्फा। ठीक है ना। अब देखिएगा हम जानते हैं इस v का अगर घटक देखें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तो v का क्षैतिज घटक देखिएगा यहाँ से तो वेग v का और t समय के पश्चात एक बार तो लिख दीजिएगा। माना कि t समय पश्चात जो कण है इस बिंदु P पर है। माना t समय पश्चात कण बिंदु P पर है। माना t समय पश्चात कण बिंदु P पर है और जिस पर जो वेग है वो मान लिया आपने क्या है v है तथा वेग v है, वेग स्मॉल v है। इसलिए अब देखिए वेग का क्षैतिज घटक हम लोग देखते हैं एक बार यहाँ से। तो v का जो क्षैतिज घटक है ये क्या बनेगा भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि v क्षैतिज के साथ में कितना कोण बना रहा है थीटा। इसलिए वेग का जो क्षैतिज घटक है ये आपके पास में जाएगा v cos थीटा इक्वल टू। अब देखो हमने जब इसकी गति की विवेचना करी थी प्रक्षेप में स्टार्ट में पहला जो क्लास था अपना उसमें देखिएगा हमने देखा कि वेग का जो क्षैतिज घटक है हमेशा अचर रहता है और u cos अल्फा के बराबर होता है। तो जो v cos थीटा है ये बराबर हो जाएगा u cos अल्फा के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा यहाँ से आप लोग v का ऊर्ध्वाधर घटक आप लोग देख सकते हैं। तो v का जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये हो जाएगा v sin थीटा। और देखिए वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो भी हमने ज्ञात किया था। t समय पश्चात जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है ये आपके पास में होता है u sin अल्फा माइनस gt। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, दोनों घटक आपने लिख लिए। अब हमें ज्ञात करना है वेग v। तो दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर तो 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दीजिए। v स्क्वायर आ जाएगा कॉमन तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इनमें से देखिए दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और प्लस u sin अल्फा माइनस gt का होल स्क्वायर देन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस इसका प्रचार कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। जानते हैं आप लोग सबसे पहले a स्क्वायर तो a स्क्वायर से आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और फिर माइनस 2ab। तो 2ab जैसे ही करेंगे तो जाएगा 2u gt साइन अल्फा और प्लस b स्क्वायर से आ जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर देन स्मॉल v स्क्वायर इक्वल टू देखो भाई u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इनमें से दोनों में से u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1। इसके बाद आपके पास यहाँ बचेगा माइनस
2u gt साइन अल्फा और प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, इनमें से दोनों में से देखिए 2g कॉमन ले लेते हैं अपन। तो 2g को कॉमन लेंगे तो देखिए 2g को आप लोग जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां तो आपके पास में बचेगा ut साइन अल्फा, तो ये हमने यहां लिख दिया है ut साइन अल्फा और माइनस, अब देखिए 2 यहां है नहीं तो बटा में आ जाएगा 1/2 और जीटी स्क्वायर आपके पास बचेगा 1/2 जीटी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया। अब इसको हल कर दीजिए तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, और फिर देखिए भाई हमने जो गति की विवेचना करी थी उसमें हम लोग देख सकते हैं कि y इक्वल टू आपके पास में था ut साइन अल्फा माइनस 1/2 जीटी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके पास में था y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y, तो ये आपके पास में y बन गया भाई। तो आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2jy, और अब फिर से इसमें से अगर हम 2g कॉमन ले ले दोनों में से तो ये वी स्क्वायर इक्वल टू ये आपके पास में जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस y। ठीक है ना, ये वी स्क्वायर आपके पास में आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस y। अब इसको और देखना जरा ध्यान से भाई, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि जो प्रक्षेप पथ होता है ये परवलय होता है। ठीक है, और इसकी जो नियता है वो सपोज ये इसकी नियता है। ठीक है, ये प्रक्षेप पथ एक परवलय है और जिसकी नियता मैंने ये बना दी है ना, सपोज ये इसकी परवलय की क्या है नियता, और नियता का समीकरण हमने कल ज्ञात किया था। नियता का जो समीकरण होता है वो आपने देखा था कि नियता का समीकरण होता है आपके पास में इस बिंदु से मैं अगर खींचूं, यहां से खींच देता हूं इस रेखा को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये लीजिए। तो देखो नियता का समीकरण आपने कल देखा था y इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। अब नियता का समीकरण y इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, इसका मतलब क्या हुआ कि इस मूल बिंदु O से नियता की ये जो दूरी है ये आपके पास में हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, और बिंदु P का कोऑर्डिनेट आपने क्या माना है xy। इसका मतलब इस मूल बिंदु से बिंदु P की जो ऊंचाई है ये आपके पास में क्या हो जाएगी y। तो ध्यान दीजिएगा भाई O से P की दूरी y है, O से नियता की जो दूरी है यू स्क्वायर अपॉन 2g है, इसलिए P की जो नियता से दूरी है ये क्या हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस y। तो ये यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस y, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू ये 2g हमने कॉमन लिया था यहाँ, तो 2g और इनटू ये यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस y, नियता की बिंदु P से दूरी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बिंदु P की इस नियता से नीचे, तो 2g और इनटू इसको आप लिख सकते हैं बिंदु P की नियता से नीचे, बिंदु P की नियता से नीचे। ठीक है, तो किसी भी समय वेग जो है v स्क्वायर ये आ गया 2g इंटू बिंदु P की नियता से नीचे। ठीक है, ये तो आपने ज्ञात कर लिया है वेग। अब इस वेग की दिशा भी हम लोग साथ में बता देते हैं। तो यहाँ जो दिशा है वो क्षैतिज से थीटा कोण पर है, तो उस थीटा को हम लोग बता देंगे कि थीटा यहाँ पर क्या होगा। तो थीटा को ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे भाई, भाग दे दीजिए 2 में 1 का, तो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, अब जैसे भाग देंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा u साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस अल्फा। ठीक है, ये आ गई आपके पास में इस वेग की दिशा टेन थीटा, तो यहां से अब थीटा यानी इस वेग की दिशा आप लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी ऊंचाई h पर वेग। तो किसी भी ऊंचाई h पर वेग देखिएगा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आप लोग। तो मान लिया
दी गई ऊंचाई पर कण का जो वेग है v है, सपोज माना दी गई ऊंचाई h पर, दी गई ऊंचाई h पर कण का वेग v है। ठीक है, माना कि दी गई ऊंचाई h पर कण का जो वेग है स्मॉल v है, इसलिए v का जो क्षैतिज घटक है, सपोज v cos थीटा है, अगर कोण थीटा बनाए क्षैतिज से तो इसका क्षैतिज घटक हो गया v cos थीटा। और आपको ज्ञात है कि वेग का जो क्षैतिज घटक हमेशा अचर होता है और किसके बराबर होता है, u cos अल्फा के। तो v cos थीटा जो है बराबर हो जाएगा u cos अल्फा के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऊर्ध्वाधर घटक के लिए देखिएगा भाई, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं वेग और दूरी में संबंध का, v स्क्वायर इक्वल टू हुआ करता है u स्क्वायर प्लस 2fs से। अब इस सूत्र में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, v तो क्या होता है आपका किसी समय टेपर वेग, जो कि यहाँ पर क्या है v है, तो v का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या हो जाएगा भाई, क्षैतिज घटक v cos थीटा है, तो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा v sin थीटा। तो ऊर्ध्वाधर घटक v sin थीटा हो गया, तो इस सूत्र में v के स्थान पर आप लोग v sin थीटा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू u, इसमें प्रारंभिक वेग हुआ करता है, तो प्रारंभ में वेग का ऊर्ध्वाधर घटक देख लीजिएगा, बिंदु ऑफर जब प्रक्षेप को आप फेंकते हैं तो भाई ये क्षैतिज से अल्फा कोण पर फेंकते हैं ना u वेग से, तो सॉरी क्षैतिज घटक तो u cos अल्फा और ऊर्ध्वाधर घटक u sin अल्फा होता है, तो इस u के स्थान पर u sin अल्फा कर दीजिए, तो हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। फिर 2fx का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो 2 दो तो अचर है, f क्या होता है यहाँ पर त्वरण। अब त्वरण यहाँ पर केवल एक ही कार्य कर रहा है, कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण जो है वो इसके लिए आप लोग यहाँ क्या करोगे, ऋणात्मक, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है, आप लोग वेग की बात करें ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और जबकि जो गुरुत्वीय बल होता है कार्य करता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, इसलिए नेगेटिव आप यहाँ कर देंगे और f के स्थान पर ये लीजिएगा g। और जो s है, s क्या होता है आपके पास में तय की गई दूरी, जो कि यहाँ पर ऊंचाई क्या हो गई h, तो ये लीजिएगा h। ठीक है, तो ये भी इसको इक्वेशन नंबर कर दिया हमने सेकंड। अब समीकरण 1 का वर्ग करिए और इसके अंदर 2 में जोड़ दीजिएगा, तो 1 का वर्ग कर 2 में जोड़ने पर, 1 का वर्ग कर 2 में जोड़ने पर जोड़िए v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो v स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस इसका वर्ग करके इसको तो आपको एलईडी जोड़ना, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh, देन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, दोनों में से u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1, फिर ये आपके पास में बचा माइनस 2gh। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये आ गया आपके पास में ऊंचाई h पर कण का वेग। अब इस वेग की जो दिशा है ये भी हम लोग बता देंगे, तो दिशा यहाँ पर क्या है थीटा, तो थीटा किस प्रकार से ज्ञात करोगे, इसका वर्ग कर लीजिए और भाग दे दीजिए ना, तो 2 में 1 का वर्ग कर भाग देने पर, 2 में 1 का वर्ग कर भाग देने पर, भाग दे दीजिएगा भाई, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये बटा में जाएगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आपके पास में आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां देखिए v स्क्वायर तो जाएगा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि आ गया आपके पास में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh
अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसका वर्गमूल कर दीजिए भाई, टेन स्क्वायर थीटा का जो वर्गमूल है टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू, इधर से हो जाएगा रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh अपॉन यू कॉस अल्फा, अपॉन यू कॉस अल्फा। तो ये आपके पास में आ गया टेन थीटा, यानी कि इस वेग की दिशा। तो यहां हमने देख लिया है ऊंचाई h पर कटा वेग और उसकी दिशा। तो अब हम देखते हैं अधिकतम ऊंचाई, ग्रेटेस्ट हाइट। देखिए अधिकतम ऊंचाई जो है किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो अधिकतम ऊंचाई होती क्या है कि भाई कोई भी जो प्रक्षेप है, सपोज ये आपका प्रक्षेप पथ है, तो इसके प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु की, सपोज ये इसका उच्चतम बिंदु है ए, इस उच्चतम बिंदु की क्षैतिज समतल से जो दूरी होती है इसको आप लोग कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। मान लिया कि यहाँ ये जो प्रक्षेप है इसकी अधिकतम ऊंचाई है कैपिटल H, तो इस कैपिटल H को हमें ज्ञात करना है। ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, देखिए भाई ऊर्ध्वाधर दिशा में कण कब तक गति करेगा, जब तक उसका वेग, ऊर्ध्वाधर वेग जो है शून्य नहीं हो जाए। तो जब तक ऊर्ध्वाधर वेग शून्य नहीं होगा तब तक जो कण है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर गति करता रहेगा। तो अधिकतम ऊंचाई कब प्राप्त होगी आपको, जब ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, शून्य। तो ज्ञात करते हैं, देखिएगा जो सूत्र होता है वेग और दूरी में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs का प्रयोग करने पर, देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आपको, v इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 0। अधिकतम ऊंचाई की अगर हम बात करें तो अधिकतम ऊंचाई में तब प्राप्त होगी जब ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा 0। तो ऊर्ध्वाधर वेग या अंतिम वेग जो है ये आपके पास में जाएगा 0, इसलिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप लोग v इक्वल टू 0। और ये जो u है इसके स्थान पर क्या करेंगे, u होता है प्रारंभिक वेग इस फॉर्मूले में। अब प्रारंभिक वेग आपने किस वेग से फेंका इस प्रक्षेप को, u वेग से। u वेग से फेंका तो इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये आपके पास हो जाएगा u साइन अल्फा। तो u के स्थान पर आप लोग करेंगे u साइन अल्फा। और इसके अलावा f की अगर हम बात करें तो f होता है त्वरण। त्वरण यहाँ केवल एक ही कार्य करे, गुरुत्वीय त्वरण, जो कि कार्य करेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जबकि अपन ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसलिए f के स्थान पर आप लोग करेंगे -g। और जो s है, s होती है यहाँ पर दूरी, जो कि सीधी दूरी, जो कि कितनी होगी कैपिटल H। तो ये जो s है इसके स्थान पर आप लोग करेंगे कैपिटल H। वैल्यू पुट करेंगे जैसे, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और ये -2gh, पक्षांतरण करिए तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, देन कैपिटल H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये आ गया आपके पास में कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H। अब हम देखते हैं उच्चतम ऊंचाई तक जाने का समय। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कण को कितना समय लगेगा वो समय हमें ज्ञात करना है। अब समय किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए माना कि उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचने में कण को समय लगता है स्मॉल t, ठीक है। तो माना कण को उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचने में, माना कण को उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचने में, उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचने में स्मॉल t समय लगता है, स्मॉल t समय लगता है, ठीक है। माना कि कण को उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचने में समय लगता है स्मॉल t। तो स्मॉल t आप लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिएगा स्मॉल t समय लगता है, इसलिए सूत्र v इक्वल टू यू प्लस एफ टी से वेग और समय में जो संबंध है v इक्वल टू यू प्लस एफ टी, जब कण सरल रेखा में गति करता है तो इस फॉर्मूले में
अब देखो v इक्वल टू तो आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है अभी देखा हमने कि उच्चतम ऊंचाई पर जो कण का वेग है ये क्या हो जाता है, जीरो। तो v को आप लोग जीरो कर देंगे, v यहाँ पर अंतिम वेग होता है, u यहाँ प्रारंभिक वेग होता है। तो प्रारंभ में आपने u वेग से फेंका है, इसका मतलब इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है प्रारंभ में, ये आपके पास हो जाएगा u साइन अल्फा। तो u इक्वल टू u साइन अल्फा, और f त्वरण होता है जो कि यहाँ केवल एक ही त्वरण है माइनस जी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस जे टी। तो यहां से t इक्वल टू आ जाएगा u साइन अल्फा अपॉन जी। तो ये आपके पास में आ गया उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचने में कण को लगा समय। अब हम देखते हैं उड्डयन काल, टाइम टू फ्लाई। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उड्डयन काल होता क्या है। तो डेफिनेशन तो हम इसकी देख चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लीजिएगा। देखो भाई, किसी भी प्रक्षेप्य को आप लोग जैसे ही यहां से फेंकते हैं तो ये लीजिएगा, तो बिंदु ओ से जैसे हमने फेंका तो ये क्षैतिज रेखा में सपोज इस बिंदु ए पर आके मिलता है, तो ओ से बिंदु ए तक पहुंचने में जो समय होता है इसको आप लोग कहते हैं उड्डयन काल। अब उड्डयन काल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिएगा भाई, जैसे ही बिंदु ए पर कण पहुंच जाएगा, तो बिंदु ए पर जैसे ही पहुंच जाएगा, ए पर पहुंचते ही इसकी जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, क्योंकि क्षैतिज रेखा पर स्थित है, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दूरी है वो आपके पास में जाएगी बिंदु ए पर जीरो। और मान लीजिएगा कि उड्डयन काल कैपिटल टी है, यानी कि ए तक पहुंचने में इसको कैपिटल टी समय लगता है। तो माना उड्डयन काल कैपिटल टी है, माना कण का उड्डयन काल कैपिटल टी है, कण का उड्डयन काल कैपिटल टी है, और इसलिए ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दूरी है वो क्या हो जाती है, जीरो। जैसे ही कण बिंदु ए पर पहुंचता है, कण बिंदु ए पर पहुंचता है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में दूरी शून्य होगी। ऊर्ध्वाधर दिशा में दूरी शून्य होगी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दूरी है ये आपके पास में जाएगी शून्य। तो अब फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। देखो, आपको समय पता है t और दूरी पता है, तो जब कण सरल रेखा में गति करता है तो दूरी और समय में जो संबंध है वो आप लोग जानते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले में लिख रहा हूँ इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि तीन ही फॉर्मूले होते हैं जब कण सरल रेखा में गति करता है। तो पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस एफ टी, दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एस, जो कि तीनों फॉर्मूले यहाँ काम आ चुके हैं। तो ये तीन ही फॉर्मूले हैं आपके पास में, तो देख लेना जब भी जिसकी भी आवश्यकता पड़े अपने को। तो चूंकि यहाँ पर आपको एक तो t पता है और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में दूरी पता है, तो हम संबंध देखेंगे दूरी और समय में, जो कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब इसमें देखो s इक्वल टू तो क्या हो गया, अब यहाँ s इक्वल टू, s क्या होती है, दूरी कण के द्वारा देखी गई। अब जैसे बिंदु a पर पहुंच जाएगा तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दूरी है ये आपके पास में जाएगी क्या, जीरो। तो ये ऊर्ध्वाधर दूरी s ये तो हो जाएगी जीरो। u होता है इसमें प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग देखो, कण इसको प्रक्षेपित किया आपने स्मॉल u वेग से, तो इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग का जो घटक है u साइन अल्फा होता है। तो यहाँ पर u के स्थान पर आप लोग क्या करेंगे, u साइन अल्फा, और f त्वरण होता है जो कि केवल एक ही है यहाँ पर, तो f के स्थान पर आप लोग माइनस j करेंगे, और स्मॉल t के स्थान पर आप लोग कर देंगे यहाँ पर कैपिटल T। बिंदु ए पर पहुंचने में कितना समय लग रहा है, कैपिटल T। तो यहाँ पर t के स्थान पर, स्मॉल t के स्थान पर आप लोग कर देंगे कैपिटल T। इसलिए देखिएगा s के स्थान पर जीरो कर दिया, ut है तो u के स्थान पर u साइन अल्फा करोगे तो हो जाएगा ut साइन अल्फा, और ये हो जाएगा -1/2 जे टी स्क्वायर।
इनमें से दोनों में से टी कॉमन आ जाएगा, तो यू साइन अल्फा माइनस 1/2 जी टी इक्वल टू 0। अब या तो टी इक्वल टू 0 आएगा या फिर यू साइन अल्फा माइनस 1/2 जी टी इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो टी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 जी टी इक्वल टू यू साइन अल्फा। तो कैपिटल टी इक्वल टू यहां से आपके पास में जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी। ये आपके पास में आ गई उडियन काल कैपिटल टी, क्योंकि टी 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि टी 0 क्यों नहीं होगा, देखिए टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि कण यहां पर इस बिंदु ओ पर है, ठीक है। और जब कैपिटल टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी है तो कण इस बिंदु ए पर है। तो उडियन काल आपके पास में आ गया 2u साइन अल्फा अपॉन जी। और इसमें हम लोग देख सकते हैं भाई u साइन अल्फा अपॉन जी। अब ये मैंने देखा था u साइन अल्फा अपॉन जी प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय होता है u साइन अल्फा अपॉन जी। इसलिए कैपिटल टी को अपना ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू यू साइन अल्फा अपॉन जी। ये आपके पास में क्या हो गया भाई, प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो 2 इंटू प्रक्षेप बिंदु से उच्चतम बिंदु तक, प्रक्षेप बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। प्रक्षेप बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। तो जो उड्डयन काल होता है कैपिटल टी, ये प्रक्षेप बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगता है उसका 2 गुना होता है। अब हम देखते हैं क्षैतिज परास। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्षैतिज परास होती क्या है। देखिएगा जैसे सपोज आपका ये प्रक्षेप बिंदु है O और O से गुजरने वाला ये आपका एक क्षैतिज समतल है। प्रक्षेप को फेंका इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो प्रक्षेप बिंदु O से फेंक दिया और क्षैतिज को वापस आके बिंदु A पर मिलता है। तो ये O से A की जो दूरी है इसको आप लोग कहते हैं क्षैतिज परास, जिसको हम अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R के द्वारा। अब क्षैतिज परास ज्ञात किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। माना कि क्षैतिज परास कैपिटल R है, माना क्षैतिज परास कैपिटल R है, क्षैतिज परास कैपिटल R है। अब ज्ञात किस प्रकार से करते हैं देखिए भाई, सीधा समय से कह सकते हैं कि O से A की जो दूरी है वही तो परास है। और दूरी आप जानते हैं वेग इंटू समय या चाल इंटू समय। तो क्षैतिज दूरी बराबर, तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, क्षैतिज वेग और इंटू O से A तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उड्डयन काल। तो जो समय है यानी कि उड्डयन काल, तो उड्डयन काल वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। क्षैतिज दूरी कैपिटल R, क्षैतिज वेग तो आपको पता है कि इस प्रक्षेप पथ के प्रत्येक बिंदु पर क्षैतिज वेग अचर होता है और u cos अल्फा के बराबर होता है। तो जो क्षैतिज वेग है ये आपके पास में हो गया u cos अल्फा। अब उड्डयन काल अभी हमने क्या किया था, उड्डयन काल आपके पास में होता है 2u sin अल्फा अपॉन g। तो ये आपके पास में जाएगा 2u sin अल्फा अपॉन g, ठीक है। हल कर दीजिए इसको, तो कैपिटल R इक्वल टू, अब देखिए ये हो जाएगा u स्क्वायर और 2 sin अल्फा cos अल्फा, ये फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 अल्फा का अपॉन g। ये आपके पास में आ गई क्षैतिज परास। अब इसमें हम बात करेंगे महत्तम क्षैतिज परास की, यानी कि जो क्षैतिज परास है अधिकतम कब होगी। तो अब हम देख लेते हैं महत्तम क्षैतिज परास, महत्तम क्षैतिज परास यानी ये क्षैतिज परास अधिकतम कब होगी।
तो देखिए 37 अधिकतम कब होगी भाई, यहाँ पर u और g ये तो अचर राशियां हैं, तो जैसे ही sin 2 अल्फा का मान अधिकतम होगा ये परास भी आपके पास में अधिकतम हो जाएगी, और sin 2 अल्फा का जो अधिकतम मान है ये आप लोग जानते हैं कितना होता है 1। तो 37 परास अधिकतम है यदि 37 परास अधिकतम है यदि sin 2 अल्फा इक्वल टू 1, और sin 2 अल्फा इक्वल टू 1 कब होगा भाई, जब 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो, क्योंकि sin 90 का मान ही होता है 1। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो जब आप कण को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करेंगे तो आपको परास अधिकतम प्राप्त होगी, और वो अधिकतम परास जो है r इक्वल टू हो जाएगी यू स्क्वायर, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, और अपॉन जी, तो यू स्क्वायर अपॉन जी ये होती है अधिकतम क्षैतिज परास, जो कि कब प्राप्त होती है जब आप कण को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करते हैं।